रायपुर के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री। भगवान जगन्नाथ की महाआरती में हुए शामिल। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। असम चुनाव पर ओपी चौधरी का बयान। एक चरण में मतदान स्थिरता का संकेत। मोदी सरकार के नेतृत्व में जीत का दावा। 17 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान। मनरेगा बिजली महंगाई पर हल्ला बोल। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार घिरी। कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य महाआरती में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ से राज्य में शांति और समृद्धि बने रहने की प्रार्थना भी की। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना के बाद रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के नाती आकृत देवता का जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। इस पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और उन्होंने परिवार को शुभकामनाएं दी और बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना की। जनेऊ संस्कार हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जिसमें बालक को धार्मिक परंपराओं और संस्कारों से जोड़ा जाता है। आज जगन्नाथ स्वामी बलभद्र महाराज और सुभद्रा माता का पूजन अर्चन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की उनसे कामना किए हैं। और आज हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी के नाती आकृत देवता का जनेऊ संस्कार भी है, तो उस समारोह में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित सिंधी समाज के चेट्री चंद्र महोत्सव के चंद्र जी रात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने भगवान झूलेलाल के चरणों में प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज को एकजुट करते हैं और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ते हैं। उन्होंने सिंधी समाज की सेवा, सद्भाव और निस्वार्थ योगदान की परंपरा को अनुकरणीय बताया और चेट्री चंद्र महोत्सव सिंधी नववर्ष की शुरुआत का पर्व है, जिसे भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पूरे प्रदेश से पधारे हैं। मैं सबका नमन करता हूं, सबको मैं जोहार करता हूं। और ये सिंधी समाज ऐसा समाज जो विभाजन का सबसे ज्यादा विभीषिका का दंश झेला है, लेकिन ये समाज बहुत ही परिश्रमी है। और जब विभाजन हुआ तो अपना सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, घर द्वार, खेती बाड़ी, व्यापार, सब कुछ छोड़कर आना पड़ा और यहाँ पर जीरो से फिर हीरो हो गए अपने मेहनत और परिश्रम के बदौलत। तो ऐसा ये परिश्रमी समाज है और एकजुट रहने वाला समाज है और इस तरह से एकजुट रहने वाला समाज को विकास में कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसा ये सिंधी समाज है जो आज व्यापार के क्षेत्र में, चाहे उद्यम के क्षेत्र में आज बहुत बड़ा योगदान है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद जिले के बसना स्थित नानक सागर गुरुद्वारे में आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में भाईचारा, एकता और सद्भाव का संदेश देते हैं। आज हम लोगों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये जो गढ़फुलझर की जो भूमि है, नानक सागर, ये बड़ा ही पवित्र भूमि है। इस भूमि में गुरु नानक जी के चरण रज पड़े हैं, यहाँ पर वो पधारे हैं और ऐसी पावन भूमि आज होला मोहल्ला महोत्सव में
आप लोगों के बीच हम लोगों को उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए समाज के बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आपके समाज का धन्यवाद करते हैं। और ये जगह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी धरोहर है और वैसे भी हमारा ये छत्तीसगढ़ संतों का, ऋषि मुनियों का। भारत का चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। और इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा हमेशा जनता के सुख दुख में खड़ी रहने वाली पार्टी रही है और 500 राज्यों में भाजपा के पक्ष में परिणाम आने का उन्हें पूरा विश्वास है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है, जिसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी है। और असम और पुडुचेरी, केरल में 9 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होना है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होना है और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वहां पर मतदान होंगे। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने आज डेट का अनाउंस कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा रहती है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो 5 राज्य में बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। अब अपने पार्टी का जो रीति नीति है उसको मतदाता तक पहुंचाएंगे और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं, सभी वर्गों का विकास कर रहे हैं। और जहां भी हमारी सरकारें हैं प्रदेशों में, चाहे केंद्र में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असम में एक चरण में मतदान होना भाजपा सरकार की नीतियों और राज्य में अस्थिरता का परिणाम है। ओपी चौधरी ने विश्वास जताया कि 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए निर्वाचन के तारीखों की घोषणा कर दी है। जहां तक असम प्रदेश का प्रश्न है, यहां पर 9 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे। पूरे असम में एक ही चरण में मतदान किया जा रहा है। जो असम कभी इंसर्जेंसी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ करता था, कई चरणों में चुनाव कराने पड़ते थे, इस बार एक ही चरण में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। जो असम में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की 12 सालों से केंद्र में जो सरकार है उसने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, उसी का परिणाम है कि एक चरण में अच्छे कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण चुनाव असम में संपन्न होने जा रहा है। 9 अप्रैल को असम में चुनाव होंगे और मतदान की तारीख रहेगी और 4 मई को मतगणना की तारीख रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं, सुनामी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, यहाँ के राज्य सरकार के हेमंत जी के नेतृत्व को ऐतिहासिक आशीर्वाद मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग यहाँ संगठन द्वारा निर्धारित दायित्वों के तहत, जैसे मैं 10 विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय अरुण साव जी भी काम कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी भी कार्य कर रहे हैं। विभिन्न कार्यकर्ताओं की ड्यूटी छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से लगाई गई और सब हम लोग यहाँ पे अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं और मूल रूप से असम के साथियों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व को, हेमंत जी के नेतृत्व को ऐतिहासिक और प्रचंड आशीर्वाद जो मिलने जा रहा है, उसके भी हम सब साक्षी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कड़े फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में नए नियम लाए जा रहे हैं, जिनमें सख्त प्रावधान और सजा का प्रावधान होगा।
ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं को रोका जा सके। और उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसमें सुधार कर नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर बनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लोगों ने अब मन बना लिया है, देश में कमल ही कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सभी राज्यों में बनेगी। तो मैं इतना जरूर कहता हूं, आप लोगों के ही बात को मानते हुए, यदि कहीं इस प्रकार का कोई बात है तो हम कड़े उसके लिए फैसले कर रहे हैं और इसके लिए नियम भी हमारा इस विधानसभा में आने वाला है कि इस पर कोई आगे भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं करेगा। इसमें सजा और अन्य कड़े प्रावधान हम लोगों ने किए। देखिए, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, सब जानते हैं मनरेगा को कोई खत्म किसी ने नहीं किया, केवल उसमें छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पोटा कैबिन से जुड़े आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने खादी और पेपर लीक के मुद्दे पर भी सफाई देते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं है, पोटा केबिन पूरे जिला कलेक्टरों के देखरेख में चलते हैं, प्रशासन की नज़र रखती है। हर महीना 2 बार वहाँ रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेके हेल्थ टेस्ट होता है। विपक्ष से कहना ये बिल्कुल उचित नहीं है कि वो पोटा केबिन सुरक्षित नहीं है, बल्कि वो पूरा सरकार के नज़र में, जिला प्रशासन की नज़र में पोटा केबिन संचालित होते हैं। 12वीं कक्षा का कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एक छात्र संगठन बेवजह। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी बच्चियों के गर्भवती होने के मामलों को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने बीजापुर के हॉस्टल से जुड़े मामलों को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि ये बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने विधानसभा में विरोध दर्ज कराया और वॉकआउट किया। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार को इस मामले में जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बनने के बाद बस्तर में लगातार घटनाएं घट रही है। 2024 में 2 घटनाएं घटी, 2025 में 2 घटनाएं घटी और ये 26 में अभी फिर से पोटा केबिन के बच्चियों के 3 बच्चियों के गर्भवती होने के शिकायत मिली है। पहले शिकायतों में भी आप देखेंगे 7वीं पढ़ रही बच्ची बाथरूम में बच्चे की जन्म देती है, गर्भपात कराया जाता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 17 मार्च को विधानसभा घेराव की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा, बिजली, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। कांग्रेस का कहना है कि इन जनहित के मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। साथियों, कल 17 मार्च को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। ये विधानसभा घेराव मनरेगा, बचाव संग्राम व प्रदेश के स्थानीय मुद्दे जैसे बढ़ी हुई बिजली के दाम, भाजपा सरकार द्वारा लगातार उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अफीम की खेती करने को लेकर, नशा के कारोबार को लेकर और किसानों से धोखा और उनसे वादा खिलाफी, गैस सिलेंडर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने रायपुर की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर अब अपराध का गढ़ बनती जा रही है और सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि शहर में लगातार बढ़ते अपराधों के बावजूद पुलिस निष्क्रिय बन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रह सके। अपराध का गढ़ बन चुकी है। लूट, चाकूबाजी, हत्या, चोरी, बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। कल रात ही
राजधानी में सरेआम 2 अपराधियों के गुट में गैंगवार हुआ, दौड़ा दौड़ा कर चाकू चलाया गया। राजधानी के ही एक मोहल्ले में घर में घुस के 4 बदमाशों ने 2 भाइयों के ऊपर में आत्मघाती प्रहार किया। लगातार इस प्रकार की घटना। जांजगीर चांपा से कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप इन दिनों क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सड़क और रेल से जुड़े मुद्दों को लेकर वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कभी सड़क चक्का जाम तो कभी रेल से जुड़े सवालों को उठाते हुए व्यास कश्यप क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के हित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। निश्चित रूप से देखिए, मेरा प्रश्न तीसरे नंबर पर था और प्रश्न था कि कोरबा जिले में अमानक किस्म के जो चावल की खरीदी हुई है 40 क्विंटल की, उस पर मेरा प्रश्न था, परंतु माननीय मंत्री जी का जवाब उचित नहीं था। 17 करोड़ के लगभग राशि का यह चावल दूसरे के आईडी में खरीदना, अन्य जिलों से, बेमेतरा से, जसपुर से, कोरबा से, और पता नहीं वो बता नहीं पाए कि किस नाम बता नहीं पाए कि किस राइस मिल से हमने लिया। राइस मिल के प्रति भी वो ब्लैक लिस्ट करने की बात मंत्री जी ने कही है। इसके लिए जांच कमेटी भी बनाई गई, पर जांच कमेटी के द्वारा भी उनसे मिल करके उनसे सेवा सत्कार लेकर इसको लीपा पोती करने का प्रयास छत्तीसगढ़ के इस उच्च अधिकारियों के द्वारा भी जो किया गया है। निश्चित ही इन गरीब जिनके चावल बेहतर मिलना चाहिए, पौष्टिक चावल मिलना चाहिए, उनको अमानक चावल। भिलाई दुर्ग से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने 12वीं के हिंदी पेपर लीक मामले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इस मामले में शिक्षा मंत्री से एफआईआर दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। देवेंद्र यादव ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। ये बात जनचर्चा में है कि 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ है और ये पेपर लीक कुछ बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जो जानकारियां आ रही है अभी तो 1-2 विषय की आ रही है, न जाने कितने विषय या हर विषय का पेपर लीक हो रहा है, ये जांच का विषय है। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल का 66वां जन्म दिवस भिलाई के सेक्टर 5 स्थित उनके निवास पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं देने पहुंचे और सेवा भाव के साथ कार्यक्रम में गौ पूजा और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, शहरवासी नहीं, ग्रामवासी भी सभी है। पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र नहीं, अनन्य क्षेत्र से जो मेरे बहुत ही प्रिय भाई बहन, मेरे बुजुर्गजन मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं की शुभकामनाओं से मैं आज जो कुछ भी हूं, आज उन्हीं की बदौलत हूं। और मैं इनसे जी अभी होली बीता है, रमजान का भी महीना चल रहा है, मैं उसके लिए भी। छात्र संगठन भारत का राष्ट्रीय छात्र संघ यानी कि एनएसयूआई ने 12वीं के हिंदी पेपर लीक के आरोप को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराने और परीक्षा रद्द करने की मांग की। एनएसयूआई का आरोप है कि इस घटना से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।